सर्किट थ्योरी के सीरीज 2 में आप सबका फिर से स्वागत है। और एसी सर्किट्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एसी क्वांटिटीज़ का एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड हेंस फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू रिकॉल द एसी क्वांटिटी सिग्नल पैटर्न। एसी क्वांटिटी का जो करंट एज वेल एज वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो कैसा दिखता है। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, जो कि एक साइनसोइडल फंक्शन को फॉलो करता है। इट ऑक्यूपाइज सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट्स ऑक्यूपाइज सर्टेन मिनिमम वैल्यू, और ये इसके प्लस साइड में पॉजिटिव साइड में जाता है, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं। नेगेटिव जो एक्सिस के नीचे वाला साइड है ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स साइड है, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इसमें दो साइकिल्स है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड हेंस इट मेक्स ए कंप्लीट फुल साइकिल बनाता है, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज ओमेगा टी, जो कि टाइम फंक्शन होते हुए भी कहीं ना कहीं ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्लूड करते हुए ये एक फेज का एक्सिस बन जाता है, एंगल का एक्सिस बन रहा है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे फेज चेंज होगा, एंड हेंस फेज के चेंज होने के अकॉर्डिंग मेरा वोल्टेज का वैल्यू जो है वो वेरी करेगा। अलग अलग फेज इंस्टेंट पे अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू होगी, ठीक है। अलग अलग फेजेस देखिए, जहाँ 0 पे 0 है, π/2 पे मैक्सिमम है, फिर पाई पे फिर 0 है, तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग होगी। सिंस द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस आर डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, डिफरेंट फेज इंस्टेंट्स, हमें एक कॉमन वैल्यू या एक सिंगल वैल्यू या एक डीसी जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, है ना। जैसे सपोज टेम्परेचर ओवर द डे, एंटायर 24 घंटे में अगर हम टेम्परेचर की बात करें, एक दिन का जो टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। बट ऑन एन एवरेज एक सिंगल टर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि आज के दिन का टेम्परेचर क्या है, तो मैं पूरे दिन का एवरेज निकालूंगा। But although my temperature is continuously changing over the time in the complete cycle of one day, उसी तरह से कंप्लीट जो एक साइकिल है इसका, उसमें वोल्टेज मेरा एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है। बट आई वांट टू रिप्रेजेंट एज ए सिंगल वैल्यू वोल्टेज फॉर द कंप्लीट साइकिल, और एज वेल एज कंप्लीट जो मेरा वोल्टेज अवेलेबल है नेटवर्क में उसके लिए भी, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक साइकिल का मैं निकालूँ मतलब पूरे टाइम ओवर द टाइम का मैं निकाल रहा हूँ, तो एक साइकिल का इसलिए निकाला जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवरेज, एवरेज वैल्यू का जो अर्थ है वो यही है कि जो चीज़ वैरी करती है अलग अलग समय पे अलग अलग, उसको मैं एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इस एंटायर साइकिल का एक एवरेज निकाल दूंगा, इसका पूरा एक एवरेज निकाल दूंगा ओवर दिस वन साइकिल, दैट इज ऑब्वियसली द एवरेज वैल्यू। एंड इन द सेंस हम एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम एक सिंगल वैल्यू में नहीं बता पाते हैं, बिकॉज हमें एक फंक्शन के थ्रू बताना पड़ता है, वेयर वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ दिस ओमेगा टी, एंड हेंस आई हैव रिटन इट लाइक ओमेगा टी वोल्टेज दैट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा। सो माई द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू बिकम्स, एवरेज वैल्यू का जो डेफिनेशन हो जाता है किसी भी इंस्टेंटेनियसली चेंजिंग वैल्यू जो होते हैं, जो साइनोसोइडल वैल्यूज होते हैं, जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती है, उसका एवरेज वैल्यू निकाला जाता है। एंड इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज। ऑब्वियसली अरिथमेटिक एवरेज ही होगा ये एवरेज, और कुछ डिफरेंट एवरेज नहीं है, इधर सेम अरिथमेटिक एवरेज है जो मैथमेटिकली समझते हैं। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द, किसका एवरेज है ये, ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, अलग अलग इंस्टेंट्स पे, वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल आई होप, कि अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग वैल्यूज है ना। यहाँ पे पहुँचते Vm हो गया, अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग इंस्टेंट, ये सारे वैल्यूज का हम एवरेज लेंगे। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज of the alternating quantity of an alternating, in general an alternating quantity of an alternating quantity over one cycle, क्योंकि एक साइकिल में ही ये डिफरेंट वैल्यूज ऑक्यूपाई किया। अगले साइकिल सपोज somebody has doubt कि सर एक दूसरे दो साइकिल का क्यों नहीं ले रहे, या मोर देन वन साइकिल क्यों नहीं, क्योंकि फिर से सेम वैल्यूज को ऑक्यूपाई करेगा, फिर से सेम वैल्यूज रिपीट होने वाले हैं ओवर द सेम साइकिल, तो सेम पैटर्न अगेन रिपीटेड, एंड हेंस वी आर नॉट कैलकुलेटिंग मोर देन वन साइकिल। सपोज एक घंटे के लिए भी अगर एक वोल्टेज एसी वोल्टेज एग्जिस्ट करता है नेटवर्क में, तो एक घंटे का एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है,
जस्ट फॉर ए पर्टिकुलर वन साइकिल का अगर हम निकाल लें एवरेज, दैट एवरेज इज वैलिड और ट्रू फॉर द कंप्लीट टाइम स्पेन ऑफ एग्जिस्टेंस। जितने देर के लिए भी एग्जिस्ट करता हो वोल्टेज सर्किट में उतने देर का एवरेज उतना ही होगा, बिकॉज सेम थिंग इज रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट साइकिल, फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल, अगेन नेक्स्ट साइकिल. So we'll do the calculation only for one cycle and hence the definition also becomes the same, that is for one cycle. एक साइकिल का ही हम एवरेज निकालेंगे और वो एवरेज एग्जिस्ट करता है एंटायर एग्जिस्टेंस के लिए. ठीक है, तो डेफिनेशन इज लाइक दैट कि एवरेज जो होगा वो नथिंग बट अरिथमेटिक एवरेज ही होता है वो. ठीक है, अरिथमेटिक एवरेज ही होता है. जितने भी मेरे इंस्टेंटेनियस डिफरेंट वैल्यूज है उस सबका मैं अरिथमेटिक एवरेज लूँगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल एंड दैट इज द एवरेज, और ये इसका एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा. सो सी मैथमेटिकली व्हाट इज एवरेज. एवरेज वैल्यू विल बी नथिंग बट आपका ये इस सारे को जोड़ूंगा मैं, सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को जोड़ना है ना, सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को जोड़ना है. बट ये कोई डिस्क्रीट वैल्यूज तो है नहीं कि एक यहाँ वैल्यू ले लिया प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे करके मैं जोड़ दूँ प्लस दिस. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो ये है नहीं, इट इज़ कंटिन्यूअस वैल्यूज, कंटिन्यूअस पैटर्न. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समेशन नहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. इंटीग्रेशन, तो विल यूज इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे. किसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इस तरह का कंटिन्यूअस वैल्यूज का कोई पैटर्न बनाता है उसका एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है. तो वी ओमेगा टी को हम करेंगे वी ऑफ ओमेगा टी, जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यही फंक्शन इस तरह का पैटर्न बना रहा है. इस तरह का पैटर्न कौन बना रहा है, यही फंक्शन बना रहा है, इसलिए इसी को इंटीग्रेट करेंगे. और किसका फंक्शन है, ओमेगा टी का, तो इसलिए डी ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू दी ओमेगा टी आई विल डू द इंटीग्रेशन. नाउ एक साइकिल का इंटीग्रेशन करना मतलब 0 से लेकर के 2 पाई तक जा रहा है ना, 0 से लेकर एक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक को इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ इसका लिमिट्स हो जाएगा इंटीग्रेशन का 0 से लेकर 2 पाई. अब ये तो इंटीग्रेशन हुआ, ये तो समेशन हुआ, ये तो सारे वैल्यूज को मैंने जोड़ दिया. एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल जो सम होता है उसको डिवाइड कर देना पड़ता है जो नंबर्स जिससे सम किया गया है ना, जो सारे नंबर्स को सम किया गया वो कितने नंबर से काउंट्स में उससे. तो इतने दूरी को, इतने डिस्टेंस को, इतने टाइम स्पेन के वैल्यूज़ को मैंने सम अप किया है मतलब इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेट किया है. तो इतनी इस वैल्यूज को यानी 0 से 2 पाई को से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यूज से. सो इट विल बी होल डिवाइडेड बाई 1/2 पाई, मतलब 2 पाई से डिवाइड कर देंगे. ये हो गया मेरा एवरेज वैल्यू का इन जनरल कॉन्सेप्ट भी है और मैथमेटिकली बिल्कुल ट्रू वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक. बट नाउ एक एनालिसिस करने वाले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम के मदद से कि जो वैल्यूज़ मेरे इधर में हैं देख एग्जैक्टली. ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट है और ये मेरा निगेटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट है, और ये मिल के पूरा एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है. जो वैल्यूज़ मेरे पॉजिटिव साइड में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ मेरे निगेटिव साइड में भी होंगे, है ना. जितने वैल्यू मेरे पॉजिटिव, देखो प्लस इधर यहीं से समझ में आ सकता है आपको ये बात कि एक वैल्यू मेरी जो जा रही है इधर पूरे का पूरा यहाँ पे प्लस वी एम में, यहाँ पे एग्जैक्टली माइनस वी एम में जा रही है. उसी तरह से सिमिलरली जितने वैल्यू मेरे पॉजिटिव्स में होंगे उतने वैल्यू मेरे निगेटिव्स में होंगे. तो कहीं ना कहीं जो समअप होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, जो समीशन होगा, ऑब्वियसली एविडेंटली क्लियरली समझ में आ रहा है कि 0 हो जाएगा. सो एवरेज विल बिकम 0. यहाँ से अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज विल बी समहाउ 0. यहाँ से एवरेज मेरा 0 बन जाता है. ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एवरेज 0 क्या इंडिकेट करता है, क्या इम्प्लीकेट करता है, क्या इम्प्लाई करता है कि वोल्टेज की वैल्यू 0 है. वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 मतलब वोल्टेज की वैल्यू 0 है, वोल्टेज 0. बट एक्चुअली तो ऐसा है नहीं. इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट ए राइट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ taking out or evaluating the average value of the instantaneous, that is the alternating quantity. Alternating quantity का जो एवरेज वैल्यू निकालने का ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरा एवरेज वैल्यू 0 हो जा रहा है. सो इसको फिजिकली एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको और निगेटिव हाफ साइकिल, इसको दोनों को जोड़ देने से 0 हो जाता है. ठीक है, बट ये तो मैथमेटिकली ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है. तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यूज जो काम करेंगे एग्जैक्टली यही वैल्यू. ठीक है, जो निगेटिव, जो पॉजिटिव साइड वाले मेरे वैल्यूज है, जो पॉजिटिव साइड वाले मेरे जो वैल्यूज है, ये वाले जो मेरे वैल्यूज है,
ये जो इलेक्ट्रिकली काम करेंगे, जो वर्क डन करेंगे मेरे सर्किट में, ये जो निगेटिव साइड वाले जो वैल्यूज है ये भी वही वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिकली, ठीक है। बस डिफरेंस ये होगा कि जो मेरा कहीं ना कहीं बायलेटरल और यूनिलेटरल का बस डिफरेंस आएगा कि इधर से करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा है और इधर से करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा है, ठीक है। सपोज एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में जब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, और जब मेरा निगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। बट वर्क डन यानी कि I स्क्वायर R जो पावर है वही कंज्यूम होने वाला है, हीट जो जनरेट होगा वही जनरेट होने वाला है। सो प्लस और माइनस, ओनली द डिफरेंस इज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ओनली चेंजिंग। इसका मतलब ये है, इसको एक्सप्लेनेशन ये होगा कि इसको भी मैं फॉर माई एवरेज कैलकुलेशन पॉजिटिव मान के चल सकता हूँ। जस्ट यू कैन अज्यूम इट कि ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर माई सेक ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज वैल्यू विल अज्यूम दैट कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह ट्रीट करूँगा। और आप देखिएगा यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ अब, जैसे आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आने वाली है कि जो मैं नेक्स्ट मेथडोलॉजी यूज करने जाऊँगा एवरेज वैल्यू निकालने के लिए वो क्यों करने वाला हूँ, उसका रीजनिंग यहाँ पे क्लियर होने वाला, एक्सप्लिसिट होने वाला है, ठीक है। सो सी दिस, अब यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि ये जो मेरा ग्राफ था उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल था, उसके बाद फिर निगेटिव हाफ साइकिल था, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल मेरा एवरेज को 0 बना दे रहा है, इसलिए इस निगेटिव हाफ साइकिल को भी मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ही ट्रीट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक बना। अब मेरा एक साइकिल नहीं बना, एक तरह से देखा जाए तो ये सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए आई कैन अज्यूम इट कि मैं एवरेज निकालते समय यहाँ तक का भी एवरेज अगर निकालूँ, नाउ पीरियोडिक सिग्नल के सेंस में यहाँ से यहाँ तक का कहीं ना कहीं पीरियोडिसिटी यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 2 पाई है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये साइकिल फिर ये दूसरा साइकिल ये रिपीट हो रहा है। दिस इज द एंटायर वन साइकिल जिसमें ये और ये मिल के एक साइकिल बना रहे हैं। अब मैं एवरेज इस यहाँ तक का निकालूंगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालूँ या पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालूँ, सेम वैल्यू आएगा क्योंकि ये चीज़ रिपीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो नाउ सी नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ माई एवरेज वैल्यू, करेक्टेड एवरेज वैल्यू मेरा क्या होने वाला होगा, करेक्टेड, क्योंकि यहाँ से तो 0 हो जा रहा है, दिस विल मेक यू 0 एवरेज वैल्यू, हेंस मैं करेक्टेड फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ, सी दिस, मैं क्या करूँगा, मेरा एक्चुअली माई सिग्नल फॉर्म, माई वेव फॉर्म, माई साइनसोइडल पैटर्न विल बी सेम, v ओमेगा टी सेम रहेगा, d ऑफ ओमेगा टी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन मैं अब 0 से 2 पाई तक करने से 0 हो जा रहा था, इसलिए मैं 0 से पाई तक करूँगा और डिवाइड भी ऑब्वियसली पाई से ही करूँगा क्योंकि उतना ही को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, सी दिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को ही मैं सिर्फ एवरेज लूँगा क्योंकि इसका एवरेज, इसको अगर एवरेज में इंक्लूड कर देता हूँ तो 0 हो जाता है। सो मैं सिर्फ इतने का एवरेज लूँगा बिकॉज सेम थिंग इज अगेन रिपीटेड इन दिस सेंस, बिकॉज ये जो दिखता भले निगेटिव है लेकिन काम पॉजिटिव जैसा ही कर रहा हूँ, डायरेक्शन इज चेंजिंग, हेंस ये भी मेरा अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो अब मैं एक पार्ट का 1 हाफ साइकिल का भी एवरेज निकालूँ तो मेरा एज गुड एज द कंप्लीट एवरेज, ठीक है। तो दिस इज फाइनली माई द करेक्टेड फार्मूला ऑफ टेकिंग आउट दी और इवेल्युएटिंग द एवरेज, ठीक है। तो इसकी मदद से अब मैं निकालने वाला हूँ एवरेज। सी दिस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/पाई हो गया, ये 0 to पाई मेरा लिमिट्स हो गया, इसकी वैल्यू मेरी क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, डी फंक्शन में ओमेगा टी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ फिर से। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा, सी यहाँ पे मेरा Vm कांस्टेंट है, यहाँ से Vm बाहर ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा Vm डिवाइडेड बाई पाई, लिमिट मेरे 0 से पाई तक रहेंगे, साइन ओमेगा टी DWT, ठीक है, डी ओमेगा टी, इसको साइन ओमेगा टी का साइन थीटा का अगर आप करते हो इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में तो बन जाता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी, इट विल बिकम माइनस कोस ओमेगा टी, ओके। ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है तो आई विल रिमूव दिस इंटीग्रेशन सिंबल और इसकी जगह पे लिमिट्स को मैं किस तरह से लिखता हूँ, आई होप यू रिमेंबर द निटिग्रिटीज ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से पाई यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, राइट, टेक दिस माइनस आउटसाइड, तो Vm डिवाइडेड पाई
और कोस ओमेगा टी पे 0 और पाई को पुट करूँगा तो इस तरह से कुछ पुट कर देते हैं, कोस पाई माइनस कोस 0। एक लाइन ले लेते हैं सिंपल करने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी एम डिवाइडेड बाई पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आई होप यू नो दिस थिंग्स। कोस पाई की वैल्यू कोस 180 डिग्री -1 होता है। ये सारे कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2Vm डिवाइडेड बाई पाई। सो मेरा जो एवरेज वैल्यू यहाँ पे बना, द एवरेज वैल्यू बिकम्स, एवरेज वैल्यू जो हुआ वो हो गया Vm डिवाइडेड बाई पाई, और ये जो 2 है उसको मैं अरेंज कर देता हूँ π/2 फॉर माई इंटरेस्ट, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, आई लाइक टू राइट लाइक दिस। ये मेरा एवरेज वैल्यू हो गया। जो भी मेरा आपका मैक्सिमम वैल्यू था, ये जो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू था, यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू था उसको यूज किया गया है। तो Vm डिवाइडेड बाई π/2 कर देने से आपका एवरेज आ जाता है। दिस बिकम्स योर एवरेज वैल्यू, राइट। तो ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। जल्दी से RMS वैल्यू को समझने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी? RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, RMS वैल्यू, सबसे पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। RMS का मतलब जो है वही मैथमेटिकली आपको डायरेक्ट करेगा। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। नाउ व्हाई वी आर डूइंग रूट मीन स्क्वायर? व्हाट इज दिस रूट मीन स्क्वायर? फर्स्ट वी आर स्क्वायरिंग एंड देन वी आर टेकिंग द सेम एवरेज, जिसको मीन बोल रहे हैं, और फिर उसको लास्ट में यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली जो हमारा वैल्यू था उसका हमने एवरेज निकाल लिया। बट अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। विल स्क्वायर दिस फंक्शन, जो भी मेरा वोल्टेज का फंक्शन है, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, फिर इसी तरह से एवरेज निकालेंगे और लास्ट में स्क्वायर रूट कर देंगे। लास्ट में स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसका नाम रख देंगे हम RMS, रूट मीन स्क्वायर। विल सी दैट, बट बिफोर दैट इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। जो इंपॉर्टेंस इसका डेफिनेशन बन जाता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ RMS इज द डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास एक DC वैल्यू है, ठीक। इस DC वैल्यू को आपने एक किसी रेजिस्टेंस में दिया फॉर सर्टेन टाइम ऑफ t, तो जरूर कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना, कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा। सपोज H जूल का ये हीट प्रोड्यूस किया। R रेजिस्टेंस में DC करंट, सपोज DC करंट आपने फ्लो कराया R रेजिस्टेंस में t टाइम के लिए, तो H जूल हीट जनरेट किया, है ना। हमको पता है IR², ये पावर होता है, पावर को फिर टाइम से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी बनती है, दैट इज द जूल। तो इतना हीट जनरेट कर देता है इतना रेजिस्टेंस से इतना टाइम के लिए। ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्वियसली टू बी मेंशन। सपोज H जूल। अब एक AC को आपने सेम रेजिस्टेंस से, सेम रेजिस्टेंस R सेम टाइम t के लिए पास किया, तो ये भी H जूल का हीट जनरेट किया। तो ये जो DC वैल्यू है, ये जो DC वैल्यू है यहाँ पे, DC वैल्यू सम फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगा ऑब्वियसली। दैट कांस्टेंट, दैट फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, जो DC वैल्यू इज द RMS ऑफ दिस AC। ठीक है, मतलब ये AC तो ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा नहीं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। इट विल हैव सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट कैन हैव सर्टेन एवरेज वैल्यू, इट कैन हैव different instantaneous values at different instants, but if it is producing this much of heat by passing through this resistance for this time, and this is the same heat produced by the same DC, this DC voltage, this DC current by passing through same resistance for the same time, then this DC is regarded as the RMS of this AC voltage। इस AC का RMS कहलाएगा ये जो DC वोल्टेज होगा। मतलब कि DC विल बी ऑब्वियसली सम कांस्टेंट, RMS विल आल्सो बी सम कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों बराबर होंगे और यही DC वैल्यू इसका RMS कहलाएगा। सो एज पर द डेफिनेशन दिस इज व्हाट इज RMS ऑफ एन AC। सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जितना हीट एक DC प्रोड्यूस कर रहा उतना हीट ये AC प्रोड्यूस कर रहा, तो ये DC उस AC का RMS वैल्यू कहला रहा। एज गुड एज सिंपल एज दैट। नाउ सी व्हाट इज मैथमेटिकली दी RMS वैल्यू इज। मैथमेटिकली हमने क्या बताया, सपोज ये मेरा V ऑफ ओमेगा t है, जो कि ऑब्वियसली मैंने दिखाया Vm साइन ओमेगा t से, है ना ये। तो इसी का मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दूँगा, स्क्वायरिंग कर दूँगा। उसके बाद फिर एवरेज निकालूंगा, जिसको हम मीन भी कह रहे हैं। और फिर चूँकि मैंने शुरू में स्क्वायर किया था, इसलिए लास्ट में मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। इससे क्या डिफरेंस हो रहा है,
यहाँ पे मैं एक बार लेके चलता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी बातें, कि यहाँ पे आपने देखा था कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव थी, हाफ ऑफ द साइकिल वाज पॉजिटिव एंड अनदर हाफ ऑफ द साइकिल वाज नेगेटिव। अगर मैं इसकी पूरे की स्क्वायरिंग कर दूँ तो नेगेटिव थिंग्स विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ 2 is 4 and the square of -2 is also 4. So by doing the square or by squaring, what we are achieving, we are doing everything positive. जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि एवरेज के टाइम जब हम समेसन करते हैं चीज़ों का, तो जब वो पॉजिटिव और निगेटिव रहते हैं तो कैंसिल आउट कर देते थे, लेकिन अब स्क्वायर हो जाएंगे। सिंस एवरीथिंग विल बी स्क्वायर्ड, इफ़ यू डू दिस समेशन, इफ़ यू डू द इंटीग्रेशन, अगर हम समेशन करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों का समेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स नथिंग विल बी कैंसिल्ड आउट। सो दिस इज द की बिहाइंड द पर्पज ऑफ डूइंग स्क्वायरिंग। हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर वैल्यू मिलेगा एक, जो कि पॉजिटिव होगा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो जो स्क्वायर वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगा। अब उसका पॉजिटिव का एंटायर साइकिल का हम एक एवरेज निकालेंगे। इस बार हम पूरे फुल साइकिल का निकालेंगे। उस बार तो निगेटिव से बचने के लिए, कैंसिलिंग आउट से बचने के लिए हमने हाफ साइकिल का किया था सिर्फ, है ना। हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई तक किया था, 2 पाई की जगह पाई तक किया था। इस बार हम पूरा करेंगे। तो सी दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ, निगेटिव जो पार्ट्स है, निगेटिव पार्ट्स विल बिकम पॉजिटिव। अब उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज जो होगा विल बी कभी 0 नहीं होगा, विल बी नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो, जीरो होगा ही नहीं कभी। अब चूंकि हमने स्क्वायरिंग किया था इसलिए हमको स्क्वायर रूट लास्ट में करना पड़ेगा बस, एंड नथिंग न्यू और नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, और कुछ इसका अलग सिग्निफिकेंस नहीं कि स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज द थिंग्स वेयर स्क्वायर्ड वी हैव टू डू द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायरिंग करने का पर्पज़ था कि इसको ये चीज़ मेंटेन करना, फिर उसका एवरेज निकालना। हम लोग यहाँ भी एवरेज ही निकाल रहे हैं बट स्क्वायरिंग करने के बाद, और चूंकि स्क्वायरिंग की है इसलिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं। और स्क्वायरिंग क्यों की है, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ को, सॉरी निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करना है, निगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव कर देना है। सो सी व्हाट विल हैपन नाउ। सो RMS वैल्यू दैट इज रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब होता है पहले रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन निकाला, उसके बाद इस पूरे मीन का रूट कर दिया। दैट इज व्हाट इज RMS। आई होप द नेम इज नाउ एक्सप्लिसिट टू यू कि RMS का मतलब क्या है। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला, फिर लास्ट में फिर स्क्वायर रूट कर दिया। तो देखिएगा V ऑफ ओमेगा टी, इसका मैं स्क्वायर कर दिया, पहले स्क्वायर कर दिया इसको, इस सिग्नल को स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर करने के बाद इसको ऑब्वियसली एक साइकिल का मीन निकालूंगा, तो एक साइकिल का पहले मैं इसका समेशन करूंगा। समेशन मतलब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अभी तक मैंने पूरा मीन नहीं निकाला, इसको 2 पाई से जब डिवाइड करूंगा तब पूरा मीन निकल गया। ये स्क्वायर का मीन हो गया। अब इसका लास्ट में स्क्वायर रूट भी तो करना है, ये स्क्वायर रूट हो गया। लास्ट में जो मैंने अभी किया ये है अब इसका स्क्वायर रूट। सो सी नाउ आई एम गोइंग टू डू एक्चुअल स्क्वायर रूट। ये हो गया RMS, पहले स्क्वायरिंग की। सी ये जो मैंने स्क्वायरिंग लिखा यहाँ पे, सी दिस इंटरेस्टिंग पार्ट, स्क्वायरिंग, ये स्क्वायरिंग है। उसके बाद मीन, ये मैंने इंटीग्रेट किया, उसके बाद ये डिवाइड किया, ये सारा मीन है। और उसके बाद लास्ट में रूट, ये मेरा लास्ट वाला रूट है ना, ये रूट। तो RMS इस तरह से मैंने बना दिया। अब मैथमेटिकल, ऑल इज माई मैथमेटिकल पार्ट नाउ। मैथमेटिकल करने वाला हूँ। अब देखिएगा एवरीथिंग विल बी मैथमेटिकल। इसको तो मैं अभी फॉलो करूँगा, अभी स्क्वायर रूट नहीं कर सकता, तो मैं इसको कॉपी कर दिया मैंने। पहले तो इस वैल्यू को पुट कर दूँ, 2 पाई लिखा मैंने, 0 से 2 पाई होगा ऑब्वियसली। VM ओमेगा टी की जो वैल्यू मेरी क्या है, सॉरी V ओमेगा टी की वैल्यू मेरी क्या है, VM साइन ओमेगा टी। इसकी स्क्वायरिंग करूँगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर है ना। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे मैंने लिखा है। उसके बाद D ओमेगा टी है ना, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक बार और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ करना है मुझे। VM स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई बाहर ले लेते हैं,
इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करना है मुझे। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का एक, चूँकि स्क्वायर्ड फॉर्म है, स्क्वायर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा, इसका मैं जो ऑर्डर है सिंगल करना चाहता हूँ, तो इसको फार्मूला में तोड़ दूंगा मैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये एक फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू कैन रेफर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ अब 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, है ना, 2 थीटा के लिए 2 ओमेगा टी, नीचे में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओमेगा टी तो रहेगा ही। नेक्स्ट पेज चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई और नीचे का 2 आ जाएगा, तो वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई लिख देता हूँ इसको मैं, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई कर दिया मैंने। इंटीग्रेशन एक बार और यूज कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं इंटीग्रेशन, वी कैन शॉर्टन आवर टाइम, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ये वाला टर्म मेरा सिर्फ रह जाएगा, 2 नीचे चलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल हटा देता हूँ मैं अब मैं डायरेक्ट लिमिट का सिंबल यूज करूँगा, लिमिट्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, सी दिस, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा तो सिंपली ओमेगा टी आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा टी हो जाएगा। उसके बाद कोस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करूँगा तो हो जाएगा साइन, देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2 आ जाएगा, और लिमिट मेरे 0 से 2 पाई तक जा ही रहे हैं। आई होप यू नो कि कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपली साइन थीटा होता है, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे, चूँकि 2 यहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर है, दैट विल बी कमिंग टू द डिनोमिनेटर। अब इसको मैं लिखूंगा वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई, और इसके बाद मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा अगर सिंपली, तो ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी, मतलब 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे में जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद माइनस में 0 वाले वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू भी अगर 0 पुट कर तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 पुट कर तो 0 हो जाएगी। सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट, डायरेक्टली कर लेते हैं, हमारा एक लाइन बच जाएगा। ऑल मैथमेटिकल स्टफ्स है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, होपिंग दैट यू आर गुड एट मैथ्स। नेक्स्ट टर्म, यहाँ से अगर आप ध्यान से समझो तो साइन 4 पाई को समझो। साइन 4 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई एक साइकिल होता है, पहले तो 0 डिग्री होता है, फिर 2 पाई में एक साइकिल, 4 पाई में 2 साइकिल, तो यानी कंप्लीट साइकिल करने के बाद साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 4 पाई। व्हाट आई वांट टू से कि ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए सारों की वैल्यू 0 ही होगी, यानी साइन 4 पाई की 0 हो गई। अब जैसे भी समझो, द वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई विल बी 0, सो ये टर्म तो आपका 0 हो गया विदाउट एनी डाउट, ठीक है, ये टर्म तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो टर्म बना वो बना वी एम, ओके लेट मी टेक द सेम कलर, नॉट टू चेंज इट, ठीक है, कलर मेरा ये था, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई तो है, और इधर में 2 पाई यहाँ पे आया, और ये सारे स्क्वायर रूट में जो छोड़ रहा था उसको मैं अभी लिख देता हूँ सब, ऑब्वियसली दे ऑल आर अंडर स्क्वायर रूट्स, दे ऑल आर अंडर स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो आई होप अप टू हेयर इट्स क्लियर। अगला जो लाइन होगा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, 2 भी यहाँ से, 2 से 2 2 4, तो ये जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, है ना, वी एम डिवाइडेड बाई √2, सिंपली मैथमेटिक्स है, आई एम नॉट गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन दैट। तो यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यू आपका मिला वो मिला वी एम, जो यानी मैक्सिमम था उसी का टर्म्स में मिला है, डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ब्लॉक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, आरएमएस वैल्यू वी मैक्सिमम के टर्म में, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी में वी एम मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपके पास कोई भी एक फंक्शन दिया रहे, अगर आपके पास एक फंक्शन दिया रहे, वोल्टेज की वैल्यू सपोज वी ओमेगा टी का फंक्शन होगा ऑब्वियसली वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर करंट दिया रहे आई ऑफ ओमेगा टी का ही फंक्शन होगा ये भी, तो आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपकी जो एवरेज वैल्यूज होंगी, एवरेज वैल्यू वोल्टेज की अगर हम बात करें तो सिंपली वी एम डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 हो रहा है ना। और अगर हम एवरेज वैल्यू और करंट की बात करें, अगर हम करंट की बात करें तो सिंपली उसी तरह से आई एम डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 हो जाएगा। और अगर हम आरएमएस वैल्यूज़ की बात करें, आरएमएस वैल्यूज, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई √2,
सिमिलरली ये हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई √2। अब ये जो एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू का जो रेशियो होता है, ये रेशियो एक इम्पॉर्टेंट किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए कांस्टेंट होगा। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जब इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू तो इसकी रेशियो भी फिक्स होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस रेशियो की, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू का रेशियो अगर हम निकालें, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू का अगर हम रेशियो निकालें तो सिंपली आप, ये तो कॉमन है फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, VM डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई VM डिवाइडेड बाई π/2। इसको अगर आप न्यूमेरिकली VM कैंसिल हो जाएगा और सारे वैल्यू 3.14 के आसपास इसको पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसको करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.11, जो कि एक कांस्टेंट है साइनोसॉइडल वैल्यू के लिए, है ना। और इसी रेशियो को कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। अच्छा, इसका नाम फॉर्म फैक्टर क्यों पड़ा, ये इंटरेस्टिंग है जानना। फॉर्म का मतलब होता है यहाँ वेव फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, साइनोसॉइडल। हम लोग फिलहाल जो यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू मैंने निकाला, ये वैल्यू जो मैंने निकाला, किसका निकाला, साइन वेव के साइन वेव के लिए निकाला है ना। ये भी साइन वेव के लिए था, ये भी साइन वेव के लिए था। तो यहाँ पे साइनोसॉइडल था तो ये वैल्यू आया। इसी तरह कोई स्क्वायर वेव हो सकता है, उसका अलग वेव फॉर्म फैक्टर होगा। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगा तो उसका फॉर्म फैक्टर होगा। साउटूथ वेव फॉर्म होगा तो उसका फॉर्म फैक्टर होगा। यहाँ पे हमारा फॉर्म है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, है ना, वेव फॉर्म, यही वाला फॉर्म वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, उसका फैक्टर है। तो ये जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के केस में मेरा जो वैल्यू है वो 1.11 आ रही है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वेव फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो इन जनरल वेव का फॉर्मूला ये है। और साइनोसॉइडल के केस में साइनोसॉइडल का RMS और साइनोसॉइडल का एवरेज आपने लिया। अगर दूसरा होता तो दूसरे उसके RMS और उसके एवरेज लेते हैं, ठीक है। इसका RMS ये है, इसका एवरेज ये है, और ये वैल्यू साइनोसॉइडल के केस में 1.11 होती है। ऑब्वियसली एक रेशियो तो कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। सिमिलरली चलते हैं, अगला हमारा वैल्यू है, अगला हमारा टर्म है पीक फैक्टर। नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, पीक फैक्टर क्या है। पीक फैक्टर यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज सॉ हेयर, कि मान लो मेरा वोल्टेज है जो टी का फंक्शन है, लेकिन ओमेगा टी का फॉर्म में हम लिखना बेटर होगा। तो ओमेगा टी लिखूंगा मैं यहाँ पे, ओमेगा टी, राइट, हाँ, ओमेगा टी का जो फंक्शन हमने क्या देखा, एक मैक्सिमम वैल्यू थी VM, उसके बाद साइनोसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने साइन ओमेगा टी का यूज किया। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ग्राफिकली भी हमने ये देखा, हमेशा से देखा है, सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन दिस, कि इसकी किसी भी इस तरह से जो वेव फॉर्म है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू इतना जाएगा, लेकिन जब हम इसका RMS निकाले तो ऑब्वियसली RMS कहीं इसका कुछ कम हो रहा होगा, तो उसका जो रेशियो होगा, यानी मैक्सिमम और RMS का जो रेशियो होगा, दैट विल बी कॉल्ड पीक फैक्टर। यानी कि इसका जो पीक वैल्यू है वो RMS वैल्यू से कितना टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। सो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करेंगे कितने से, RMS वैल्यू से। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो मेरा है, यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा VM, और RMS वैल्यू VM डिवाइडेड बाई √2। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू √2 आएगी, और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू 1.14 के आसपास आती है, ठीक है, 1.14, लेट मी चेक इट, हाँ सॉरी 1.41 इसकी वैल्यू आती है लगभग। तो ये जो पीक फैक्टर होगा, जिसको PF भी कह सकते हैं, वो 1.41 आती है, किसके केस में, साइनोसॉइडल के केस में। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, जिसको समराइज अगर मैं करूँ तो एवरेज वैल्यू जो भी आपका मैक्सिमम होगा, जो भी आपका वोल्टेज के केस में ये मैक्सिमम है, π/2 से डिवाइड कर दो। आपको RMS निकालना है तो सिंपली जो मैक्सिमम वैल्यू उसको √2 से डिवाइड कर दो, और इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 1.11 आएगा, जिसको हम फॉर्म फैक्टर कहेंगे, FF। और अगर आप सिंपली इसको देखो, मैक्सिमम से कितना टाइम ज़्यादा है, तो 1.41, जो कि एक्चुअली में √2 का ही वैल्यू है वो, तो इसकी वैल्यू पीक फैक्टर कहलाती है। ये चार चीज़ें आप जरूर यू कैन रिमेंबर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू। अगले क्लास में हम कुछ सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस
सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, एनहेंस क्वालिटी फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।